साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, रामचरितमानस प्रकरण जो बिहार से चला था वो उत्तर प्रदेश में जब पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, खूब इसको हवा दी। और जो चौपाई थी, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। तो खूब इनकी व्याख्या हुई, खूब हलचल हुई। पूरे प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी इस मैटर की चर्चा खूब हुई। लेकिन लोगों ने यह समझा कि अब तो ये मसला थम गया है, शांत हो गया है। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उन्होंने कहा कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है, एजुकेट द सोसाइटी, शिक्षित करने से है। तो जब उन्होंने ये कहा कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है, तो फिर पलट करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका जवाब अपने ट्वीट के जरिए दिया और उन्होंने कहा कि नारी शूद्रो न धीयताम, नारी व शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। शंभु ने पढ़ाने का प्रयास किया तो सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य महान धनुर्धर बना तो अंगूठा कटवा लिया। ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले या तो नादान हैं या जनता को नादान समझते हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एकदम क्लियर कर दिया। और रामचरितमानस प्रकरण में अब एंट्री किसकी हो गई? एंट्री हो गई एकलव्य की। और एकलव्य की जब एंट्री हुई तो फिर अपने आप द्रोणाचार्य की एंट्री हो गई। तो एकलव्य और द्रोणाचार्य, एकलव्य वही धनुर्धर जो अर्जुन को द्रोणाचार्य बहुत बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य खुद गुरु थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे, राजा के दरबार में थे, राजा के नौकर थे। वो अपने शिष्य को इतना बड़ा आगे बनाना चाहते थे, इतना आगे ले जाना चाहते थे धनुर्धर विद्या में कि राजा खुश हो जाए। तो राजा के खुश होने से द्रोणाचार्य को भी लाभ होता। लेकिन जब उनके सामने एक शूद्र समाज का व्यक्ति, शूद्र समाज का स्टूडेंट प्रस्तुत हुआ और उसने कहा, गुरुजी, यानी एकलव्य, गुरुजी मुझको भी अपना शिष्य बना लीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम कैसे शिष्य बन सकते हो? तुम कैसे धनुर्विद्या सीख सकते हो? तुम तो शूद्र हो। शूद्र को तो शिक्षा का अधिकार नहीं। शूद्र को क्षत्रिय का जो धर्म है धनुर्धर बनना, वो धर्म के अनुसार ये नहीं कहता है। इसलिए एकलव्य को शिष्य मानने से इनकार कर दिया और उसको शिक्षा नहीं दी। निराश होकर एकलव्य लौटा और जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उसके सामने धनुर्धर विद्या का, यानी धनुष विद्या का वो जो है अभ्यास करने लगा। और वो बहुत बड़ा धनुर्धर हो गया। उसका निशाना अचूक था। जब उसका यश फैलने लगा, चारों ओर फेम फैलने लगा, लोग कहने लगे कि भाई वो तो अर्जुन से भी आगे है। तब द्रोणाचार्य के मन में खटका पैदा हुआ। वो चौंके कि भाई जिसको मैं सिखा रहा हूँ और प्रत्यक्ष रूप से सिखा रहा हूँ अर्जुन को, वो इतना बड़ा, उससे भी बड़ा कोई धनुर्धर बन गया जो अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको मैं शिक्षा भी नहीं दे रहा हूँ, और वो जंगल में रहकर, वन में रहकर, और मेरी खाली मूर्ति से वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो द्रोणाचार्य के अंदर बहुत बड़ा एक, कहते हैं, जेलसी पैदा हुई और
उन्होंने कहा कि भाई इसका तो कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए, ये तो धर्म विरुद्ध काम कर रहा है, शूद्र को कहाँ ये सब चीज़ें जो है करनी चाहिए। और वो पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझको गुरु मानते हो? भोले भाले एकलव्य ने कह दिया कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, आपकी मूर्ति के सामने मैं अभ्यास कर रहा था। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि जब गुरु को कुछ दान दक्षिणा दोगे, गुरु दक्षिणा दोगे कि जैसा आदेश, तो दान दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया, दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। और द्रोणाचार्य, तो कहने का मतलब है कि क्या, अरे एकलव्य को आपने शिक्षा ही नहीं दी, वो आपका शिष्य ही नहीं था, लेकिन आपने उसका अंगूठा कैसे मांग लिया? जब वो गुरुदक्षिणा आपने क्यों ले ली उससे? क्योंकि वो आपका शिष्य ही नहीं था, आपने शिष्य माना ही नहीं उसको, आपने उसको शिक्षा दी ही नहीं। ये आपका धर्म नहीं कहता था। ये आपने बहुत बड़ा, एक तरीके से द्रोणाचार्य ने एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध किया है कि वो शूद्र समाज का व्यक्ति जो अपने खुद के प्रयास से वो इतना बड़ा अभ्यास करके बड़ा धनुर्धर बन बैठा, उसको आपने, अर्जुन से वो आगे न निकल जाए, यानी कंपटीशन खत्म हो जाए, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए, तो प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए आपने एकलव्य का अंगूठा मांगा। और एकलव्य, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि एकलव्य, अगर तुमने उस समय अंगूठा अपना नहीं दिया होता तो आज बहुजन समाज का, शूद्र समाज का इतिहास कुछ और होता। लेकिन तुम तो भोले भाले निकले, गुरु दक्षिणा में तुमने अंगूठा दे दिया। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और शूद्र समाज के लोग भोले वाले तो होते ही हैं। तो साथियों, द्रोणाचार्य, और आज हम ये देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने कितना बड़ा अन्याय किया। कहाँ तो ये कहा जाता है, हमारे भक्त काल के जो कवि हैं वो कहे हुए हैं, उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की इतनी बड़ी महिमा हमारे भक्त काल के कवियों ने गाई है, यानी गुरु होता है। लेकिन क्या द्रोणाचार्य ने जो गुरुओं की परंपरा थी उसको कायम रखा, गुरु धर्म का पालन किया? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और द्रोणाचार्य किसी भी मायने में, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य को गुरु नहीं ठहराया जा सकता एकलव्य का। और मुझे बहुत दुख है, और हम मांग भी करते हैं सरकारों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ही नहीं, इस देश की सरकारों से, केंद्र की सरकार से, कि द्रोणाचार्य के नाम पर तमाम खेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो खेल पुरस्कार बंद होने चाहिए। क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु नहीं थे, द्रोणाचार्य अंगूठा काटने वाले गुरु थे। जो मेरा शिष्य आगे न बढ़ पाए, शूद्र समाज के विरोधी गुरु थे, बहुजन समाज के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। साथियों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को ये बात हमेशा कचोटती है, और वो कहते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री आवास छोड़ते ही मेरे शूद्र होने के कारण मुख्यमंत्री आवास को गौमूत्र और गंगाजल से धुलवाया गया। अगर मेरी जगह कोई अपर कास्ट का मुख्यमंत्री रहा होता तो क्या ऐसा किया जाता? इसी के कारण उन्होंने विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया, और वक्तव्य एक कविता के माध्यम से दिया, जिसको राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कविता को। और उस कविता को स्पीकर ने ही नहीं, सारे सदस्यों ने शांत होकर उस कविता को सुना, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव वो किताब भी ढूंढ के ला सकते हैं जो इनकी व्यवस्था पर चोट करती है। और वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने वो कविता लिखी है। तो वो कविता क्या है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि मस्तक ऊंचा किए जात का नाम लिए चलते हो,
मस्तक ऊंचा किए जात का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने यह क्लियर कर लिया कि द्रोणाचार्य ने छल से एकलव्य के साथ छल किया और छल के द्वारा एकलव्य का अंगूठा मांगा। क्लियर हो गया। आप लोग अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ बहुत बड़ा छल किया। उन्होंने कंपटीशन को खत्म कर दिया, प्रतिद्वंद्विता को खत्म कर दिया और सारे के सारे शूद्र समाज को एक किनारे कर दिया कि शूद्र समाज कभी कंपटीशन न कर सके अपर कास्ट के लोगों से। ये किया, ये द्रोणाचार्य का योगदान है, जिसको आप योगदान कहते हो, खेल पुरस्कार देते हो। तो साथियों, ये राष्ट्रकवि ने लिखा, ये कविता लिखी। अब साथियों बात क्या है? बात यह है कि ये जो मुद्दा रामचरितमानस से चल करके अब एकलव्य और द्रोणाचार्य पर आ गया है, ये मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस पिच का निर्माण किया है वो मंडल की जो पिच है, जिससे मंडल की पिच से ही ये जाति जनगणना निकलती है। तो जाति जनगणना का मतलब मंडल। और अखिलेश यादव ने विधानसभा में जाति जनगणना की मांग भी जोर शोर से उठाई और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी अगर सरकार बन गई तो 3 महीने के अंदर हम ओबीसी की जातिगत जनगणना कराएंगे। और हम इस सरकार से भी मांग करते हैं कि ये सरकार बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराए, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो अखिलेश यादव यानी जो समाजवादी पार्टी है वो 24 फरवरी से 5 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियां करने जा रही है। पिछड़े वर्ग की, ओबीसी की जो विभिन्न जातियां उनको इकट्ठा करके उनको ये बताने जा रही है कि वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो ओबीसी विरोधी है। अगर ओबीसी के पक्ष में होती तो वो जाति जनगणना जरूर कराती, लेकिन जाति जनगणना नहीं करा रही है और तुमको 5 किलो अनाज देकर तुमको सेटिस्फाई कर रही है। इसलिए तुम सो नहीं, क्योंकि जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक तुमको अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक तुम्हारा आरक्षण यानी जाति जनगणना के परिणाम क्या होंगे। सरकार भी ये समझती है, भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो इसके जो परिणाम आएंगे, इसके परिणाम ऐसे आएंगे कि फिर ओबीसी की अगर जनसंख्या 54% निकली, 60% निकली, तो अकॉर्डिंग टू जनसंख्या आरक्षण की मांग बढ़ेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की मांग उठेगी कि भाई इतना आरक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में दिया जाए। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग उठेगी। तो जो ओबीसी का जो युवा वर्ग है वो ये समझ चुका है कि हमारा अगर कल्याण हो सकता है तो जातीय जनगणना के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि सरकार बार बार न्यायालय में ये कहती आई है कि साहब ओबीसी के तो हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। तो आंकड़े जुटाने के लिए ओबीसी की जनगणना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस समय उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो जातीय जनगणना है। और ये जातीय जनगणना का मुद्दा कहाँ से निकला? ये मंडल की पिच से निकला। तो अखिलेश यादव ने मंडल की पिच को सजा दिया है और अखिलेश यादव मंडल की पिच से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें मायावती यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किस मुंह से जाति जनगणना की मांग कर रही है। अरे इस दिनों इनकी तो 4 बार सरकार रही, क्यों नहीं जाति जनगणना कराई? और जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए, ये उन्होंने अपनी बात कह दी। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के नेता, संजय निषाद पार्टी के नेता और अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो अपना दल एस है उसके भी, वो लोग भी जाति जनगणना की मांग पर सहमत हैं और वो भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो साथियों,
जिस तरीके से अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो ने विधानसभा के अंदर मंडल से भी आगे बढ़कर जो सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने अध्यक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5,000 साल पुरानी है। आप बताइए कि शूद्र समाज जांग से पैदा हो सकते? इस प्रकार अखिलेश यादव शूद्र समाज की भावनाओं को उकेर कर, उनको उलाहना देकर वो अपनी संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जो जातीय चेतना है, जो जातीय चेतना है शूद्रों की, उसको वर्गीय चेतना में तब्दील करना चाहते हैं। ओबीसी की जातीय चेतना को वर्गीय चेतना में तब्दील करना चाहते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आक्रामक रुख विधानसभा के अंदर अपनाया है, उनके रुख से ये स्पष्ट हो रहा है कि वो मंडल की पिच को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। और यही कारण है कि ये जो लड़ाई मंडल की लड़ाई है, ये मंडल की लड़ाई अब क्या रंग दिखाती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से मंडल के विषय में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बोला है, और जिस तरीके से सन्नाटा छा गया पूरी विधानसभा में और सारे लोगों ने उस कविता को सुना है, निश्चित रूप से ये क्या गुल खिलाता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं रहा है, 14-15 महीने का समय रहा है। देखिए राजनीति कौन सा करवट लेती है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आमने सामने खड़े होकर अपने मुद्दों को तराशती हैं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें खुशी होगी कि आप इसको शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद,